हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। मैं लाई हूँ आपके लिए दृष्टि घटना चक्र की इसका राष्ट्रीय संस्करण लेकर आई हूँ, जो मैंने शॉर्ट नोट्स में बनाए हैं और आपसे डिस्कस करना चाह रहे थे। तो देखिए, ये स्टार्ट करते हैं हम। इसमें लगभग 49 पॉइंट्स हैं, हम आज उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन। अगर इसकी हम बात करें तो ये 1952 से लेकर 67 तक लोकसभा और राज्य विधानसभा की निर्वाचन अधिकांशतः साथ साथ कराए जाते थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ये चक्र टूट गया और अब निर्वाचन जो है प्रत्येक वर्ष एक वर्ष के भीतर विभिन्न समय पर अलग अलग आयोजित होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है। इसलिए भारत के विधि आयोग ने, जो कि अब वो 23वां विधि आयोग लॉन्च हुआ है, जो कि गैर संवैधानिक बॉडी है, जिसके पूर्व अध्यक्ष की बात करें तो ऋतुराज थे और मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, अपनी 170वीं रिपोर्ट पेश की है, उसकी सिफारिश की है 18 सितंबर 2024 को। इस समिति के अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष हैं रामनाथ कोविंद। 8 सदस्य की टीम है। 8 सदस्य में बता देते हैं कौन कौन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, संजय कोठारी, अर्जुन राम मेघवाल और सचिव हैं नितेश चंद। यहाँ लिख दिया मैंने सचिव हैं नितेश चंद, जिसका गठन किया है 2 सितंबर 2023 को। 2 प्रकार के संशोधन की बात कर लेते हैं। इसमें 2 प्रकार के संशोधन हुए हैं, जो कि एक है संवैधानिक संशोधन और दूसरा है विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में संविधान का संशोधन। कब कब होगी? लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक बार होगा और उसके 100 दिन बाद जो होगा ग्राम पंचायत और नगर पंचायत का चुनाव होगा। अनुच्छेद की बात करें तो निर्वाचन के पहले चरण की अभिप्राप्ति के लिए जो अनुच्छेद 83 है, अनुच्छेद 172 है, जिसे संसद के सदनों की अवधि काउंट हुई है, 82 कै को अंत स्थापित किए जाने के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पुनः स्थापित किए हैं। अब बता दें कि ये जो संशोधन है इसमें अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग होंगे। क्या है शर्त, क्या है इनकी शर्त? ये है, पहली शर्त होगी कि जो कुल सदस्य हैं उसके आधे से अधिक, यानी कि आधे से अधिक सदस्य जो होंगे वो उस संशोधन के पक्ष में हो। दूसरा क्या है, जो हमारी पहली शर्त है, इसके अकॉर्डिंग जो मतदान करते हैं या सदस्य हैं उनके उसके 2/3 सदस्य इसके समर्थन में हो। पहली बार बताती हूँ, 2 शर्त क्या है? कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा मतदान किया जाने अनिवार्य है। दूसरी शर्त के अकॉर्डिंग जो पहली शर्त में आ रहे हैं वो उपस्थित हों और मतदान वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 सदस्य संशोधन के पक्ष में हो। तो ये थी हमारी वन नेशन वन वोट की टेक्निक। दूसरी जो हमारी खबर है वो है PM आशा। PM आशा ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, जो कि नाम है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम। इसका एम क्या होगा? किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य प्रदान करेगा। ये केंद्रीय बजट 2018 में लागू हुई थी, अब संचालित हो रही है। इसका उद्देश्य क्या है? 2025 से लेकर 26 तक 15वें वित्त आयोग के अकॉर्डिंग 35,000 करोड़ रुपए व्यय करना। इसमें 4 घटक काम करेंगे। पहला घटक है PSS यानी कि मूल्य समर्थन योजना। दूसरा है PSF यानी कि मूल्य स्थिरीकरण कोष। तीसरा आएगा PDPS यानी कि मूल्य घाटा भुगतान और MIS यानी कि बाजार हस्तक्षेप योजना। देखिए, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो हमारे उपभोक्ता के लिए सामान में जो उतार चढ़ाव आते हैं, मूल्य में उतार चढ़ाव होते हैं, उससे भी स्टेबिलिटी मिलेगी। नेक्स्ट हमारी है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। देखिए, कहाँ ये होगा? ये होगा लॉन्च हुआ है हमारा 18 सितंबर 2024 को। स्थान है जनजातीय बहुल गांव, यानी कि जहां पर जनजाति ज्यादा पाई जाती है वो हैं, उनके आकांक्षी जिले हैं। 63,000 गांव इसमें कवर होंगे और 5 करोड़ जनजातियों को इस जो योजना का है लाभ मिलेगा। टोटल देखिए कितना व्यय हुआ है? टोटल हुआ है 79,156 करोड़ रुपए, यानी कि 69,156 करोड़ रुपए का व्यय हुआ, जिसमें से सेंट्रल का कंट्रीब्यूशन कितना है? 56,333 और स्टेट का कंट्रीब्यूशन है 22,823। इसी के अकॉर्डिंग जो है 549 जिले में ये योजना लागू होगी और 2,740 ब्लॉक में।
इस कार्यक्रम के तहत टोटल 25 कार्यक्रम कंडक्ट कराए जाएंगे, जो कराएंगे 17 मंत्रालय। साथ ही उन्होंने कहा है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से जो स्वदेश दर्शन की योजना है उसके अंतर्गत 1000 गृह प्रवासों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। नोट करने की बात क्या है कि भारत में 705 से अधिक जनजातीय समुदाय हैं, जिनकी जनसंख्या 10.45 करोड़ है। नेक्स्ट हमारी आती है योजना बायो राइड योजना। इसको ग्लोबल बायो इंडिया का चौथा संस्करण जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, 12 से लेकर 14 सितंबर था, जिसे लॉन्च किया था BIRAC यानी कि बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल ने। देखिए ये जो बायो राइड है, बायो राइड का मतलब क्या होता है ये पूछा जा सकता है। बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है। इसमें 2 योजनाएं काम करेंगी। पहली जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास, दूसरी औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास। एक और नया घटक इसमें जोड़ा गया है, वो घटक क्या है, बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री। तो ये हमारी योजना थी बायो राइड योजना। नेक्स्ट है कि नमो भारत रैपिड ट्रेन का उद्घाटन हो गया है। भारत की फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका पहला संस्करण हुआ नई दिल्ली में मंजूरी दी गई। नई दिल्ली से कानपुर और कानपुर से प्रयागराज, प्रयागराज से वाराणसी, जिसकी स्पीड होगी देखिए 160 किलोमीटर पर आवर। डिज़ाइन किया है इसको BEML लिमिटेड, जो कि बेंगलोर में सिचुएटेड है। इसी तरीके से फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को भी लॉन्च किया गया। फर्स्ट वंदे मेट्रो ट्रेन जो कि कलकत्ता में लॉन्च की गई, जिसको नमो भारत रैपिड ट्रेन अब नाम दे दिया गया। अहमदाबाद से लेकर भुज तक। बता दें कि सिंपल और वंदे मेट्रो ट्रेन में क्या डिफरेंस है। जो सिंपल ट्रेन होती है, मेट्रो ट्रेन होती है, वो एक शहर में ही रहती है, जबकि वंदे मेट्रो ट्रेन क्या करेगी, 2 शहर को जोड़ेगी। नेक्स्ट आता है मिशन मौसम, जो कि 2 वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपए के खर्च से लॉन्च की गई स्कीम है। इस मिशन मौसम में क्या होगी, जो मौसम के बदलाव चढ़ाव होते हैं, जलवायु परिवर्तन से जो मौसम होते हैं उनके बारे में जानकारी या उनसे रिलेटेड खबर, ये कंडक्ट कराई है योजना केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने, जिसमें अधिक से अधिक पूरे भारत को तैयार करना है और जलवायु स्मार्ट भारत बनाना हमारा उद्देश्य है। 3 डिपार्टमेंट इसमें काम करेंगे। पहला है भारत मौसम विभाग, दूसरा उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय मध्यम अवधि पूर्वानुमान केंद्र। यानी कि पूछा जा सकता है कि कितने डिपार्टमेंट इस पर काम कर रहे हैं। इस पर 3 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024, यानी कि ये जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 है NCAP के द्वारा कंडक्ट की गई, जिसे बोलते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। अगले 5 वर्षों में PM10 और PM 2.5 में 20 से लेकर 30% ये कटौती इसका लक्ष्य है। देखिए ये PM क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इसको बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर। इसमें 130 शहर की रैंकिंग दी गई और इन शहरों को क्या कहा गया, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर की उपाधि दी गई। 3 कैटेगरी में डिवाइड हुए 130 शहर। पहली कैटेगरी में 47, कैटेगरी 2 में 43 शहर हैं और कैटेगरी 3 में 40 शहर हैं। 47 शहर जो लिए गए हैं वो 10 लाख से आबादी वाले हैं। 43 जो शहर लिए गए हैं वो 3 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहर है और 40 वाले हैं 3 से कम। देखिए एक नई स्कीम और 7 सितंबर 2024 को लागू की गई। नीले आकाश के लिए एक स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को जयपुर में लॉन्च किया गया। इसमें अवार्ड जो दिए गए हैं वो देखिए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और भजन लाल जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। कौन सी रैंकिंग पर कौन सा शहर आया है, अगर हम कैटेगरी 1 की बात करेंगे यानी कि 47 वाली बात करेंगे तो सूरत, जबलपुर और आगरा फर्स्ट पोजीशन पर हैं। कैटेगरी 2 में फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी सेकंड पोजीशन पर हैं। थर्ड श्रेणी में आए हैं रायबरेली, नलकोंडा जो कि तेलंगाना का गांव है और नालागढ़ जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और यूपी की बात करें तो आगरा, फिरोजाबाद और रायबरेली ये तीनों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पर हैं। नेक्स्ट आता है स्वच्छ भारत मिशन को नेचर की मान्यता। अब ये नेचर क्या है, नेचर एक विश्व का अग्रणी विज्ञान का जर्नल है जिसमें एक लेख छपा था।
इस लेख का जो शीर्षक था वो था स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का निर्माण और भारत में शिशु मृत्यु दर। ये देखा गया, इस लेख में ये देखा गया कि जो शौचालय का निर्माण और भारत में शिशु मृत्यु दर है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। और ये जो पूरा कवरेज किया गया, सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज किया गया कि इस खुले में शौच के लिए कितनी प्रतिशत है, देखा गया है कि इसमें IMR और U5MR दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। IMR जो है वो नवजात शिशु की मृत्यु दर पर डिपेंड करता है और U5MR 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर के लिए इन्होंने डेटा कलेक्ट किया है। ये डेटा जो कलेक्ट किया गया है कहाँ किया गया है? 35 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में 640 जिलों में। इसी के साथ में ही 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर को स्वच्छता ही सेवा अभियान लॉन्च किया गया, जिसमें जल, पेयजल, शहरी आवास का सहयोग प्रदान किया। सब्जेक्ट क्या था इसका जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर को लॉन्च की गई स्वच्छता सेवा अभियान का? स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार और स्वच्छता। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिजिटल कृषि मिशन। डिजिटल कृषि मिशन यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI का निर्माण करता है। इन्होंने क्या किया है कि 400 जिलों में खरीफ फसल का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया है। इससे क्या होगा कि 6 करोड़ जो किसान हैं उनकी रजिस्ट्री अपडेट करेगी, उनका आंकड़ा इकट्ठा करेंगे और एक ही मंच पर उनका समेकित डेटाबेस बनाएंगे। 2 स्तंभ इसमें काम कर रहे हैं, एक एग्रीस्टैक और एक है कृषि डिसीजन सपोर्ट। देखिए एग्रीस्टैक का मतलब क्या है? किसान को एक ID दी जाएगी, जैसे आधार कार्ड दिया जाता है उसी तरीके की किसान की ID देगी, यानी कि एग्रीस्टैक के अंतर्गत किसान की पहचान कराई जाएगी, जिसमें रजिस्ट्री होगी, विलेज का मैप होगा और जो फसल है बोई फसल है उसकी रजिस्ट्री कराई जाएगी। ये सब एग्रीस्टैक के अंदर आएंगे। अगर हम बात करें कि इसे अभी तक 6 स्टेट में लागू करने की सोची है, जो यूपी का फर्रुखाबाद है उसमें, गुजरात का भीड़ है, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, यानी कि 6 स्टेट में से लागू करने के लिए अभी मंजूरी प्रदान की गई है। अब आता है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, यानी केंद्र सरकार ने 2021 में इस मिशन को मंजूरी दी थी, जिसका बजट है 76,000 करोड़ रुपए। उद्देश्य क्या क्या है? अर्धचालकों और डिस्प्ले परितंत्र के विकास के लिए रणनीति संचालित करना। तो देखिए इसे कब लॉन्च किया गया? 2 सितंबर को लॉन्च किया। सांसण गुजरात में अर्धचालक इकाई की स्थापना की मंजूरी दे दी गई। स्थापित किसने किया है? कायंस सेमिकॉन्स प्राइवेट लिमिटेड ने 3300 करोड़ रुपए में। क्षमता क्या होगी? 60 लाख चिप्स पर डे बनाना। यूज होगा ऑटोमेटिव में, इलेक्ट्रिक वाहन में, दूरसंचार में और मोबाइल टेक्नोलॉजी में। देखिए 3 इकाई को और मंजूरी दी थी 29 फरवरी को। जो 3 इकाई की मंजूरी हुई थी वो थी धोलेरा गुजरात में, असम मोरीगांव में, सांड गुजरात में। ये जो इसकी क्षमता वो 50,000 WSPM है, जिसे ताइवान के समझौते से बनाया गया। मोरीगांव असम में जो लॉन्च हुई है वो 48 मिलियन चिप्स प्रतिदिन बनाएगी और तीसरी जो है सांसण गुजरात बनाएगी 15 मिलियन चिप्स प्रतिदिन। ये थाईलैंड के सहयोग से बनाई गई, यानी कि इंडिया में सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका अलग से एक झंडा बनाया गया है। अनुच्छेद 124 में उल्लेखित है भारत एक स्वच्छ सर्वोच्च न्यायालय होगा भारत का, और 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आ गया था। तो देखिए नीले रंग का ये झंडा है, हीरक जयंती वर्ष पर ये लागू किया गया है, क्योंकि जो हीरा लाल थे, हरिलाल जो जेकानिया थे वो पहले मुख्य न्यायाधीश थे। 28 जनवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। 1 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह को अनावरण किया है। ध्वज ये नीले रंग का है। इसमें बता दें क्या क्या है। इस ध्वज में न्यायालय भवन को सुनहरे रंग में चित्रित किया गया है और संविधान के खुले पन्नों से सर्वोच्च न्यायालय के गोलाकार भवन को उभरते हुए प्रदर्शित किया गया है। इस ध्वज में न्यायालय के गोलाकार भवन के ऊपर अशोक चक्र है, एक वृत्त बनाया गया है, संपूर्ण डिजाइन। इसमें श्लोक जो लिखा गया है ये याद रखिएगा, यतो धर्म स्ततो जय, जहां धर्म है वहां जीत है। एक सिक्का भी जारी हुआ है राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन में दिल्ली भारत मंडप में। नेक्स्ट न्यूज है वाड़पड़ पत्तन का शिलान्यास, जिसमें 12 महापत्तन है टोटल हमारे भारत में, जो कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं।
वाड़पन पट्टन का उद्घाटन पालघर महाराष्ट्र के इहाउड के निकट किया गया। ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है वाणहट पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा। इसमें 2 बोर्ड काम करेंगे, क्या है, जवाहरलाल नेहरू अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरिटाइम बोर्ड। जिसका योगदान होगा, जवाहरलाल नेहरू अथॉरिटी का योगदान होगा 74% और महाराष्ट्र मैरिटाइम बोर्ड का जो योगदान होगा वो 26% होगा। ये विशेष प्रायोजन वाहन होंगे और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये सबसे बड़े गहरे जल वाला पत्तन हो जाएगा, यानी कि विश्व के 10 में से एक सबसे बड़े गहरे जल पत्तन वाला ये वाड़पन पत्तन होगा। ग्रीनफील्ड डीप पत्तन की ये आधारित है। अगर कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स देखें तो इसका 4था संस्करण लॉन्च हुआ, जिसमें SRP विश्व बैंक इसे लॉन्च करते हैं। फर्स्ट टाइम भारत के 9 पत्तन जो होते हैं वो लॉन्च हुए, जिसमें विशाखापत्तनम, मुंद्रा और पीपला ये 3 इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आंध्र प्रदेश, गुजरात और गुजरात में हैं। NICDP ने 12 नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी दी है। NICDP यानी कि 10 राज्यों में विस्तृत है 6 प्रमुख गलियारे। वैसे अभी तो 11 शहर की घोषणा की गई है, क्योंकि जिस समय ये घोषणा की गई थी तब हरियाणा के चुनाव में आचार संहिता लगी थी। तो देखिए कौन कौन से शहर आए हैं। खुरपिया उत्तराखंड का, आगरा उत्तर प्रदेश का, ये इम्पोर्टेंट है। NICDP ये 4 विकसित ग्रीनफील्ड औद्योगिक का स्मार्ट शहर को रहेगी। देखिए कौन कौन से निवेश क्षेत्र हैं। धौलेरा विशेष निवेश क्षेत्र, औरंगाबाद औद्योगिक शहर महाराष्ट्र, एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप ग्रेटर नोएडा यूपी, एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप विक्रमशिला उद्योग मध्य प्रदेश। ये चारों इसके मुख्य पार्ट हैं। 4 विकसित ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर इन्हें बताया गया है। अगला है अंशदान आधारित पेंशन योजना। तो देखिए पेंशन NPS तो बड़ों के लिए होती है, बट केंद्र सरकार ने 18 वर्ष से कम सभी वयस्क के लिए भी एक अंशदान आधारित पेंशन योजना को स्कीम को लॉन्च किया है, जिसमें पेरेंट्स जो होते हैं वो पर ईयर क्या करेंगे, 1000 रुपये का योगदान करेंगे और बाद में इसे NPS में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इस योजना का जो शुभारंभ है वो दिल्ली में किया गया NPS वात्सल्य नाम से। नेक्स्ट है NIRF इंडिया रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये 9वां संस्करण था। इसे 8 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेश प्रधान जो कि ने उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग जारी की। तो देखिए क्या रैंकिंग में है। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी है, ओवरऑल कैटेगरी है, कॉलेजेस कैटेगरी है, यूनिवर्सिटी कैटेगरीज है, रिसर्च कैटेगरीज है, इनोवेशन कैटेगरी है, ओपन है, स्किल यूनिवर्सिटी। ये जो 3 कैटेगरी मैंने अंडरलाइन की है, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, ओपन और स्किल यूनिवर्सिटी, ये इस साल लॉन्च हुई है, यानी कि इनको इस साल ही ऐड किया गया है। 3 नई कैटेगरी बनाई गई हैं। ओवरऑल में बात करें तो 6ठी बार लगातार IIT मद्रास को इसमें रैंकिंग दी गई है। कॉलेज में अगर बात करें तो हिंदू कॉलेज को फर्स्ट रैंक मिली है। यूनिवर्सिटी में ISI यानी कि इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट को, रिसर्च में भी इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट को, इनोवेशन में IIT बॉम्बे को फर्स्ट रैंकिंग मिली है। जो 3 नई कैटेगरीज लॉन्च हुई है, जिसमें स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी में अन्ना यूनिवर्सिटी को, ओपन में इग्नू को, स्किल यूनिवर्सिटी में सिम्बॉयसिस को फर्स्ट पोजीशन मिली है। अगर अभियांत्रिकी सब्जेक्ट की बात करें तो 9वीं बार यानी कि लगातार 9 साल से IIT मद्रास को 2016 से लेकर 24 तक को फर्स्ट रैंक मिली है। 4 टाइम अनुसंधान में भी IIT मद्रास को रैंक मिली है। अगर पोजीशन की बात करें तो ISI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर को पोजीशन मिली है, IIT बॉम्बे में है। 4th पोजीशन पर IIT दिल्ली है और 5th पोजीशन पर IIT कानपुर है। यूपी की बात करें तो कानपुर IIT कानपुर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, AMU IIT बनारस और अमेठी ये रैंकिंग बनाए रखे हैं। SD इंडिया इंडेक्स 2023-24 को UNDP द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका 4था संस्करण था और इसे जो इसकी नीति आयोग उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, इन्होंने लॉन्च किया था। थीम क्या थी, विकसित भारत की ओर, यानी कि सस्टेनेबल प्रोग्रेस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। इसमें 16 लक्ष्य है, 17वां लक्ष्य इसमें लॉन्च किया गया, 70 उपलक्ष्य किए गए और 113 संकेत के साथ में SDG इंडिया इंडेक्स को लॉन्च किया गया, जिसमें भारत का 71वां स्थान था।
अगर शहरों की बात करें, राज्य की बात करें, तो केरल, उत्तराखंड को 79 स्कोर मिले, तमिलनाडु को साथ में केरल, उत्तराखंड और तमिलनाडु को 79 स्कोर पर केंद्रित किया गया। केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर हैं। 4 कैटेगरी हैं, आकांक्षी, प्रदर्शनकर्ता, अग्रणी और लक्ष्य प्राप्तकर्ता। ये 4 इसमें कैटेगरी लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है संविधान हत्या दिवस। क्योंकि देखिए आपातकाल था, अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। तत्कालीन सरकार ने 1976 में जो आपातकाल लगाया था उसी को अधिसूचित किया है केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने इसके लिए एक अधिपत्र जारी किया। 25 जून को ही उन्होंने संविधान हत्या दिवस को माना है, यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मानते हुए एक लेख जारी किया था। इसी तरीके से हैदराबाद मुक्ति दिवस था। हैदराबाद पहले निजामों के अंडर में था जब भारत स्वतंत्र हो गया था। 17 सितंबर को तब एक ऑपरेशन पोलो चलाया गया जिसमें भारत को, पूरे हैदराबाद को निजामों से बचाया गया और इसकी भारत में विलय हो गया। तो इसी तरीके से हैदराबाद मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है 17 सितंबर को। अब आता है वैश्विक इंडिया AI शिखर सम्मेलन। ये हुआ है भारत मंडप नई दिल्ली में 3 से 4 जुलाई को। इसमें ग्लोबल AI समिट 2024 किया गया। किसके द्वारा किया? अश्विनी वैष्णव जो है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से। इन्होंने 7 स्तंभ इसमें जारी किए हैं GPAI और OECD में। इस तरीके से AI प्रशंसा दिवस 16 जुलाई को मनाया जाया करेगा। अब आता है इंडिया AI मिशन, जिसका बजट है 10,371.92 करोड़, जो 5 वर्ष के लिए लॉन्च होगी। ये किसके अंतर्गत होगी? डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत, जिसमें AI इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है दूरसंचार अधिनियम। दूरसंचार नेटवर्क का विकास करने के लिए, संचालन करने के लिए, स्पेक्ट्रम का आवंटन करने के लिए, दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए, स्थापना करने के लिए और संचालन करने के लिए, रेडियो उपकरण को धारण करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि बाकी सारे राज्य तो 9 सिम रख सकते हैं एक साथ, बट कुछ ऐसे राज्य हैं जो 9 सिम नहीं रख सकते, केवल 6 सिम रख सकते हैं, जो कि है जम्मू कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर के कुछ राज्य। अच्छा, पेपर होता है, कंडक्ट होता है और उसमें चीटिंग भी होती है और पेपर रद्द भी हो जाता है। तो इसी पर एक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण लॉन्च हुआ है, जो कि UPSC, SSC, रेलवे, NAI, बैंक और बहुत सारी भर्तियों में लॉन्च होंगे ये वाला कानून। इसमें 3 से लेकर 5 साल की सजा है अगर कोई पकड़ा जाता है और 1 करोड़ का जुर्माना है। तो लोक परीक्षा अनुसंधान साधन निवारण भी लॉन्च हो चुका है। अच्छा, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का, तो क्योंकि उसे नालंदा विश्वविद्यालय को गिरा दिया गया था, तो उसका फिर से उद्घाटन हो रहा है। 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त फर्स्ट ने इसका निर्माण किया था, नालंदा विश्वविद्यालय का, और पाल और राजा हर्षवर्धन कन्नौज ने भी इन्हें संरक्षण दिया था। 1812 में उसके बाद में जब ये खो गई थी तो स्कॉटिश सर्वेक्षणकर्ता फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन ने इसकी खोज की थी। तो जितने भी पूर्वी एशिया देश हैं या भारत है, इनके सहयोग का नतीजा है, शिखर सम्मेलन का नतीजा है कि 17 देशों के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ और नई दिल्ली में हुआ। 455 एकड़ भूमि के लिए इसके लॉन्च किया गया, यानी कि बिहार में। ये बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में है, यानी कि जहाँ पर ये यूनिवर्सिटी, उसी के पास में ही राजगीर में ये यूनिवर्सिटी को फिर से बनाया जा रहा है। कुलाध्यक्ष होंगे इसके राष्ट्रपति, जो भी तत्कालीन राष्ट्रपति होंगे, जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। प्रोफेसर अरविंद पनगणिया इसके वाइस चांसलर होंगे और प्रोफेसर अभय कुमार सिंह इंटर्म वाइस चांसलर होंगे। देखिए, फिर से नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन हो रहा है। अच्छा, आप भी जानते हैं भूकंप होता है, तो भूकंप पे जहाँ पर रिएक्टर पैमाना होता है बहुत ज़्यादा तबाही होती है। तो उसी के उपलक्ष्य में जो 2000 में भुज में एक भूकंप आया था जिसमें कई लाखों लोग मर भी गए थे, तो अमृति वन भूकंप संग्रहालय, जो कि भुज में है, सबसे सुंदर संग्रहालय लॉन्च किया है। ये लॉन्च करते हैं फ्रिक्स वर्ल्डेंस, यानी कि विश्व वास्तुकला और विपणन जो कमेटी है उसको प्रिक्स वर्ल्डेंस बोलते हैं। इन्होंने 7 नव संचालित जो जगह हैं उनको लॉन्च किया है। तो हमारा जो भारत का स्मृति वन भूकंप संग्रहालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, स्मृति वन भूकंप संग्रहालय जो कि भुज में सिचुएटेड है,
उसको इन 7 नव संचालित जो जगह हैं उनमें जगह मिली है। पहली अगर बात करें जो फर्स्ट नंबर पे है वो है A4 आर्ट म्यूजियम, चीन का। ठीक है, भुजिया किले से ये जुड़ा हुआ है और भुजिया डूंगर पहाड़ी पर स्थित है। इसका डिजाइन किया है राजीव कंटपानिया ने। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है आर्थिक सलाहकार परिषद, हिंदुओं की जो इन्होंने एक लॉन्च की है 167 देशों के लिए। हिंदुओं में देखा गया भारत में 7.82 की कमी आई है, जबकि मुस्लिम में 43.15 की वृद्धि की गई है। यानी कि पहले जो संख्या का आंकड़ा था वो 84.68 था, जो कि घटकर 78.06 आ गया है। ये 1950 से लेकर 2015 तक का डेटा उन्होंने लॉन्च किया है आर्थिक सलाहकार परिषद ने, और कहा है कि हिंदू की जनसंख्या में कमी आई है। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन नियम। इसे 2019 में संसद में पेश किया गया था और 11 मार्च 2024 को इसे अधिसूचित किया गया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 तक प्रवेश कर लिया था उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी। इनका पता कैसे चलेगा? जनगणना से, NIC से, रेलवे से और डाक विभाग से। लेकिन इनका मेन क्या है, 8वीं अनुसूची में इनको एक भारतीय भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी इनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है, मुनली गांव में। ये एक निचली दिबांग घाटी कही जाती है और इसकी जो क्षमता है वो 2880 मेगावाट की है। इसे जल विद्युत सह बाढ़ नियंत्रण योजना भी कहते हैं। इसका उद्गम जो हुआ है दिबांग का 5000 ऊंची तिब्बत सीमा के निकट हिमालय के बर्फ से ढके भाग में हुआ है। विकास किया है NHPC ने, जिसने 31,875 करोड़ रुपए इस पर व्यय किए हैं। ये बांध है 278 मीटर ऊंचा बांध है, कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। मेन इम्पॉर्टेंट जो वो है इसका पॉइंट है वो है रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा RCC बांध होगा। ये एक मन में 5 लाख क्यूबिक पानी छोड़ेगा और ये पहला बांध है स्वच्छ और हरित ऊर्जा जिससे मिलेगी। नेक्स्ट है सेला सुरंग। 1 अप्रैल 2019 से 5 वर्ष में ये तैयार होगी। अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग है, यानी कि सेला दर्रा है। ये सीमा सड़क संगठन प्रोजेक्ट पर आधारित होगी। 13,000 फीट ऊपर है। अगर अरुणाचल की बात करें तो बालीबारा और चारद्वार तवांग जो है ये आपस में जोड़ेंगे और न्यू ईस्टर्न टर्निंग मेथड से इसको बनाया जाएगा। भारत रत्न 2024 1954 में पहली बार दिया गया था 53 लोगों को। इस बार जो है कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन को ये भारत रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन किया गया। ये मीठे और खारे पानी में रहती है जितनी भी डॉल्फिन है। तो देखिए अगर डॉल्फिन के बारे में थोड़ी सी बात करें, ये 6 जीवित प्रजातियां हैं हमारी, अमेजन में, सिंधु में, गंगा में, इरावती में, तुकुजी में, यांगतेज में। 7वीं बैजी जो है वो 2006 में चीन की डॉल्फिन है जिसे लुप्त हो गई। इसकी खबर थोड़ी सी आगे भी है डॉल्फिन के बारे में, वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए एक सुदर्शन सेतु का उद्घाटन हुआ है। द्वीप का मुख्य आकर्षण क्या है? बेट द्वारकाधीश मंदिर। यानी कि ये सुदर्शन सेतु किस किस के बीच में है? द्वारका है, यानी कि गुजरात में द्वारका है, वहां पर ही उसके पास में है बेट द्वारका, जहां पर द्वारकाधीश का बहुत सुंदर मंदिर है। ये क्या करेगी? ओखा मुख्य भूमि से वेट द्वारका द्वीप की जो दूरी है उन पर एक पुल बनाया गया है। सेतु की जो लंबाई है 2.32 किलोमीटर होगी, चौड़ाई जो होगी ये 27.20 मीटर होगी। 4 लेन बना है। 900 मीटर लंबा केबल पुल है। केबल पुल मतलब तारों पर जो बना हुआ है वो 900 मीटर लंबा है, बाकी सब सीमेंट और कंक्रीट से बना है। देश का सबसे लंबा केबल आधारित ये पुल कहलाएगा, जिसपे 2 मीटर चौड़ा जो है वो फुटपाथ है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना है। नेक्स्ट यानी कि मत्स्य संपदा योजना बनाई गई, जिस पर 20,050 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। ये बेस्ड होगी ब्लू रेवोल्यूशन पर। 4 वर्ष के लिए स्कीम बनाई गई है और ये अंतर्गत आएगी PMMSY सब स्कीम के। UCC जैसे कि उत्तराखंड में एक देश एक कानून लॉन्च कर दिया गया है। जो बाहर रहते हैं उत्तराखंड के निवासी और बाहर रह रहे हैं उन पर भी ये लागू होगा। 342 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग ये अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होता, तो उत्तराखंड पर UCC लागू हो गया है। राम मूर्ति जो है 161 फीट ऊंची है, 380 फीट लंबी है, 250 फीट चौड़ी मूर्ति गई है।
5 मंडप बनाए गए हैं जो 22 जनवरी को लॉन्च हुआ था। नृत्य, रंग, सभा, प्रार्थना और कीर्तन। ये हमारी है जनवरी तक का डेटा, यानी कि जनवरी तक का ये हमारा करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट पॉइंट में लाते हैं हम जनवरी से लेकर यानी कि दिसंबर से लेकर पिछले अक्टूबर तक का डेटा।